सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आयुष चंद्रा, आपका साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। आज के इस रेडियो ओसीडी के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कार्डियोफोबिया के बारे में, यानी कि हार्ट रिलेटेड फियर्स इन ओसीडी। बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है कि दिल के बारे में, दिल की समस्या के बारे में बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ज़्यादातर ये जो थॉट्स हैं, ये जो ओसीडी है, इसको मैं देखता हूँ यंग एडल्ट्स में, यानी कि 25 से 40 साल के लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। कार्डियोफोबिया ओसीडी के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। देयर आर सम मेन सिम्टम्स विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडे। सो पहली बात, ऐसे पेशेंट्स अक्सर मैं देखता हूँ कि इनका जो हिस्ट्री होता है बहुत ही ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल रहा होता है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बहुत ही इमोशनल पर्सनालिटी के होते हैं, हाइपर इमोशनल होते हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनको कार्डियोफोबिया के साथ साथ, यानी कि हार्ट की डर के साथ साथ कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ के डर भी होते हैं, जैसे कि बीपी का डर या थायराइड का डर या शुगर का डर। ऐसी चीज़ों के बारे में भी इनको नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। ऐसी लोग जो कार्डियोफोबिया ओसीडी या हेल्थ एंग्जाइटी ओसीडी भी कहते हैं, इससे गुजर रहे होते हैं, उनको बार बार शरीर में सेंसेशन, घबराहट या ऐसी चीज़ें होना बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। और ऑब्सेसिव थॉट आते हैं कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और बाकी ओसीडीज़ की तरह इसमें भी ये जो थॉट्स हैं ऑटोमेटिक होते हैं। बॉडी की कोई भी छोटे से छोटी सेंसेशन के बारे में डर लग जाता है। कभी भी बैठे बैठे हल्का सा पेन हुआ या जकड़न हुई या कुछ भी चीज़ हुआ तो उसको डायरेक्ट ब्रेन जो है, जो आपका माइंड है, वो ओसीडी की वजह से डायरेक्ट हार्ट अटैक से लिंक कर लेता है। कई बार लोगों को काफ़ी सेंसेशंस और वेव्स या किसी तरीके की इचिंग या इरिटेशन या जकड़न महसूस हो सकती है। ज़्यादातर ये जकड़न शरीर के किसी भी पार्ट में होती है, बट ज़्यादातर चेस्ट एरिया के आसपास देखने को मिलती है। अब क्योंकि ऐसे थॉट्स आते रहते हैं इंसान को, तो वो क्या करते हैं, बार बार अपना ध्यान जो है उनका हार्ट की तरफ रहता है और हार्ट के प्रति बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। बार बार डाउट आने के वजह से घबराहट बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। उनका दिमाग बार बार उनको कहता है कि शायद तुम्हें कुछ हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए। कहीं देखो तुम्हारा बीपी ना बढ़ जाए, तुम्हारी पल्स ना बढ़ जाए, कहीं तुम्हें कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए, कुछ ऐसा डेथ ना हो जाए, कुछ भी बुरा ना हो जाए, और फिर तुम कैसे बचोगे। ऐसे ख्यालों के चलते लोग अक्सर बार बार अपना हार्ट का चेकअप कराते रहते हैं या तो अपना बीपी नापते रहते हैं। कई लोग अक्सर घड़ी के माध्यम से, स्मार्ट वॉच के माध्यम से अपना हार्ट बीट नापते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो बीपी की मशीन घर पे ख़रीद के रख लेते हैं। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जब इससे भी तसल्ली नहीं होती है तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर से बार बार परामर्श करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, एंड दे कीप गोइंग फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर, एंड दिस कीप्स हैपनिंग, एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल इट फैट फाइल सिंड्रोम। हेल्थ एंग्जाइटी में ये भी एक मेजर चीज़ है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को कई और नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैंने कहा, कार्डियोफोबिया ओसीडी कह सकते हैं, हेल्थ एंग्जाइटी ओसीडी। कई बार आपको कई डॉक्टर्स ये भी लिख देंगे कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो गया है, या फिर आपको सोमेटाइजेशन जैसे शब्दों का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। आखिरकार ये सारे शब्द एक ही तरफ डिनोट कर रहे हैं, और वो यही है कि फियर ऑफ हैविंग समथिंग बैड इन हार्ट और इन द बॉडी, कोई बीमारी का डर। नाउ इस चीज़ में क्या होता है कि जब भी आप बीपी या पल्स चेक करते हैं तो अक्सर आपको ज़रा सा भी माइनर 5 या 10% भी अप एंड डाउन दिखता है तो आपको लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है। अब आपको मैं ये बता दूं कि अक्सर ऐसे जो आपके बीपी मशीन्स या हार्ट रेट में जो भी अप एंड डाउन दिखता है वो ज़्यादातर क्यों आता है, उसका कारण है कि आप जब भी बीपी की मशीन या कुछ हार्ट रेट के लिए मॉनिटर करते हो तो मॉनिटर आप करते हो इसी डर से या इसी अंदेशे से कि कहीं मेरा हार्ट बीट ख़राब ना हो रहा हो। तो जब आप ऑलरेडी एक घबराहट के डाउट के साथ, एक थॉट के साथ इसके आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अक्सर ऑब्वियसली आपका घबराहट की वजह से बीपी और हार्ट की पल्स रेट जो है वो ऊपर ही आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग अक्सर मेडिकल चेकअप के साथ साथ ऐसी चीज़ें अवॉइड करने लग जाते हैं जिसमें हार्ट के बीट होने का या फास्ट बीट्स होने का डर हो। चीज़ें अवॉइड करेंगे, सिचुएशंस अवॉइड करेंगे, एक्सरसाइज, कॉफ़ी, चाय अवॉइड करना, या फिर ऐसे खानों को अवॉइड करना, शुगर को अवॉइड करना, ऐसी चीज़ें करते हैं। कई बार कई सारे अजीबोगरीब मेंटल कंपल्शंस या फिज़िकल कंपल्शंस भी करते हैं। फिज़िकल कंपल्शंस तो मैंने आपको बता दिए कि बार बार हार्ट बीट को चेक करना, हार्ट बीट को काउंट करना, कुछ चीज़ों को या सेफ्टी वर्ड्स को दोबारा बोलना, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो इन चीज़ों को करते रहते हैं। नाउ इन चीज़ों को करने से डाउट्स और गहराते जाते हैं और आपका ध्यान और उसी तरफ आकर्षित होता है। मैंने रिसेंटली एक इंसान को ये एग्जांपल दिया कि अगर मान लो कि आपके वायरलेस पे, अगर आप एक पुलिस वाले हैं, आपके वायरलेस पे ऐसा सिग्नल आए कि
मान लीजिए कि आपको एक ब्लू शर्ट वाले व्यक्ति को देखना है, उसके ऊपर शक है, डाउट है, तो आप क्या करेंगे? हर एक ब्लू शर्ट हो या कोई भी इंसान, ब्लू शर्ट हो, जैकेट हो, टी शर्ट हो, कुछ भी पहना हुआ आदमी, आपकी नज़र उस पर जाएगी, राइट? तो वैसे ही होता है इसके अंदर भी कि जब आपके ब्रेन ने बोल दिया कि एक हार्ट बीट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका ध्यान जो है वो बार बार हार्ट बीट की तरफ ही जाएगा। ये बार बार ध्यान जाने से ही आपको और ज़्यादा घबराहट होने की भी चांसेस होते हैं और आप इसी साइकिल में फंस जाते हो। पहले आपका थॉट आता है कि कुछ हो ना जाए, फिर ध्यान आपका हार्ट पे जाता है या शरीर के उस अंग पे जाता है और घबराहट बढ़ती है। माइनर सा भी इनकन्वीनियंस आपको और डाउट्स देता है। डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आप इंटरनेट का सहारा लेते हो या मशीनों का सहारा लेते हो या डॉक्टरों का, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने से आपका डर बढ़ता ही रहता है, डाउट बढ़ता ही रहता है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे लोगों के यूट्यूब जो हैं, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब चैनल, गूगल, इंस्टाग्राम, इस पर सिर्फ बीमारियों के बारे में भरा हुआ इन्फॉर्मेशन रहता है और जितनी बार आप इन वीडियोस को क्लिक करते हैं आपका ब्रेन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। आपको लगता है इन्फॉर्मेशन से मैं अपने आप को सॉल्व कर लूँगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपका ओसीडी आपके ही खिलाफ यूज़ करता है। अब देखते हैं, मैं आपको सिंपल बताऊं, कार्डियोफोबिया में कुछ आपके ब्रेन के सिस्टम्स जो हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। जैसे पहली बात है ब्रेन का अलार्म सिस्टम, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। देखो एमिगडाला जो है वो फियर सेंटर कहलाता है, वो बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, बार बार आपको फॉल्सली डिटेक्ट करता रहता है कि कुछ डेंजर तो नहीं है, डेंजर तो नहीं है, डेंजर तो नहीं, बार बार आपको डेंजर एंग्जाइटी के सिग्नल्स देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि एक समझदार दिमाग है, जो बुद्धि है आपकी, वो स्ट्रगल करती है, वो ओवरराइड कर नहीं पाती इसको, ठीक है। वो आपके जो फॉल्स अलार्म है उनको पहचान नहीं पाती और बार बार सोचती है कि अच्छा अलार्म बज रहा है तो कुछ कर लेते हैं, कुछ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये चलता रहता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, अब इसमें क्या होता है, ये आपका जो है ओवर एक्टिवेट हो जाता है, ये आपकी एंग्जाइटी का सिस्टम है। एंग्जाइटी ट्रिगर होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ना और कई तरीके की सेंसेशंस जो कि आपका दिमाग ज़बरदस्ती ओसीडी की वजह से हार्ट अटैक से रिलेट कर लेता है, वैसी चीज़ें होने लग जाती हैं। कई बार हाथों के अंदर सेंसेशन होगी, लेफ्ट साइड में आपको दर्द सा उठ सकता है, गैस्ट्रिक इशू हो सकते हैं, पसीना आना, ये सब चीज़ें होती हैं। इतना डर और इतनी घबराहट होने की वजह से कई बार आपको ब्रेन फॉग या हल्का धुंधलापन ऐसा भी हो सकता है, जिससे आपको और ज़्यादा लगने लगता है कि ये तो वही चीज़ हो रही है। दीज सेंसेशंस जो मैं बात कर रहा हूँ ये और बढ़ा देती हैं आपकी कंपल्सिव बिहेवियर को। अब कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, आपकी थिंकिंग के एरर्स जो हम सीबीटी में ठीक करते हैं, कार्डियोफोबिया में क्या होता है, अक्सर कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, माइनर सी भी सेंसेशन हो, हल्की सी भी सिग्नल हो, हल्का सा भी ध्यान जाए या आपका ध्यान आपकी हार्ट बीट पे चला जाए या आपको वहाँ दिल धड़कता हुआ महसूस हो, तो डायरेक्टली आपका ब्रेन उसको कैटास्ट्रोफाइज कर देता है कि भाई ये तो और कुछ नहीं, डायरेक्ट वही है, हार्ट अटैक ही है, ये तो कुछ और नहीं है। तो ये बार बार होता रहता है। ऑल्सो इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, आपका मन करता है अभी सर्टेन कर लूँ, पहले पक्का कर लूँ, निश्चित कर लूँ कि ये हार्ट अटैक है या नहीं, तो उसके लिए फिर आप 100% श्योर होने के लिए कुछ कुछ कंपल्शंस करने लग जाते हैं, जैसे कि रीचेकिंग, इंटरनेट को पढ़ना, वीडियोस देखना, मैंने आपको बताया ये सब होता रहता है। डॉक्टर्स के पास जाना, डॉक्टर्स भी थक हार के आपको अल्टीमेटली साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि साइकेट्रिक मेडिकेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है ही नहीं, क्योंकि ये आपकी जो समझ है, आपकी जो अक्ल है, आपकी जो बुद्धि है, बिलीफ सिस्टम्स है, उसके ऊपर बना हुआ एक डिसऑर्डर है। हाँ, अगर बहुत सिवियरिटी है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाएं। अब हम बात कर रहे हैं कि मेजर चीज़ें इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर लोग अपने घर में बंद के रह जाते हैं, बार बार ये करते रहते हैं। तो पहला तो ऐसा है कि आप सबसे पहले अपनी सारे जांच करने के इंस्ट्रूमेंट्स को पैक करके रख दो, अपनी नज़रों के सामने से भी हटा दो। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा, इंटरनेट पे अपना नया अकाउंट बना लो, क्योंकि आपको पुराने अकाउंट में वही सारे रिकमेंडेशंस आते रहेंगे बीमारियों के बारे में, तो आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा। तीसरी चीज़, अपने आप को अफर्मेशंस या श्योरिटी इस तरीके से दो कि मुझे अपने हार्ट पे ट्रस्ट है, आई ट्रस्ट माई हार्ट, आज तक कुछ नहीं हुआ है, मेरी बॉडी बिल्कुल सही है, सेफ है और मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ। देखो ऐसा है कि अगर आपको कार्डियोफोबिया है या हार्ट के बारे में कोई डर लगता है, तो आप खुद सोच के देखो। आप कहते हो कि मुझे नहीं पता हार्ट में क्या हो रहा है इसलिए डर लगता है, लेकिन मैं आपको पूछूंगा कि आपको पता है किडनी, लिवर, इन सब में क्या हो रहा है, लेकिन आपको उसका डर तो नहीं लगता, पता तो आपको वहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो आपको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा बार बार, ठीक है, कि क्यों मैं बाकी चीज़ों को तो कभी भी कुछ नहीं कहता हूँ, हार्ट के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ मैं, इतना क्यों जांच पड़ताल और ये सब चीज़ें करता रहता हूँ। नाउ इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं? देखो, स्टेप बाय स्टेप साइकोथेरेपी तो करना ही पड़ेगा आपको। जितना सेफ्टी की तरफ भागोगे उतना ही दिक्कत आपकी बढ़ती जाएगी। नाउ सीबीटी एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिससे आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ठीक होते हैं, ठीक है, कि आप ये समझ के चलते हो कि भाई मेरे दिल के पास या मेरे चेस्ट में या मेरे शरीर में कोई सेंसेशन हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक ही है, कुछ भी हो सकता है, गैस्ट्रिक इशू हो सकता है, मसल क्रैम्प हो सकता है, या जस्ट अ नॉर्मल सेंसेशन, पूरे बॉडी में आपकी एक बजिंग सेंसेशन हर बार हर इंसान को रहती है, वो भी हो सकता है।
आप जो सोच रहे हैं डायरेक्टली वो होना कोई 100% कोई श्योरिटी नहीं, और ना ही वो कभी निकला है, ना कभी आपके हार्ट ने, आपकी बॉडी ने आपको धोखा दिया है। तो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसमें, सीबीटी में थॉट आइडेंटिफाई करते हैं, थॉट को लॉजिकली बीट नहीं कर सकते तो इसमें अलग तरीके की सीबीटी यूज़ होती है जिसको हम आईसीबीटी कहते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने मेंबर्स के लिए। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, ईआरपी बहुत ही अच्छी चीज़ है इसके अंदर। हाँ, लेकिन ईआरपी करने के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको विदाउट द थेरेपिस्ट सुपरविजन। आप कभी भी थेरेपिस्ट पे जाए बिना या एक एक्सपर्ट के बिना कभी मत करना ईआरपी, ये बैकफायर भी कर देता है कभी कभी। और ईआरपी का ऐसा है कि आपका ये पहला ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट भी मेरी बात सुन रहा हो इस वीडियो में, कोई मेरा स्टूडेंट हो या जूनियर हो या साइकेट्रिस्ट भी मेरी बात सुन रहे हो, डॉक्टर्स, तो ईआरपी सजेस्ट मत करिए। ईआरपी जो है वो पहला स्टेप नहीं हो सकता इस चीज़ के लिए। वो ईआरपी तब होगा जब इंसान को इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी, सीबीटी और इन सब चीज़ों को हम करवा देंगे, साइको एजुकेशन अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद ईआरपी की बारी आएगी। ईआरपी करने से कई सारे लोगों का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो अगर आपका साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर ऐसा करवा रहा है तो प्लीज़ आप ना ही करें तो अच्छा है, मेरी सलाह ये है। बाकी ऑफ कोर्स आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस थेरेपी जो है कि अपने थॉट्स को रियल ना मानना, ये नहीं मानना कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, बस उनको देखेंगे और जाने देंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपनी जो एंग्जाइटी है उसको लो करना सीखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। आपको अपनी एक्टिविटीज़ जो आपने बंद कर दी हैं बिकॉज ऑफ द फियर, उनको बढ़ाना पड़ेगा दोबारा से। और जो है आपका न्यूट्रिशन भी ठीक करना पड़ेगा, स्लीप भी ठीक करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं ताकि कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाएं आपके, ठीक है। मॉर्निंग में कई बार एंग्जाइटी होती है तो उठते ही आपको अपना बेड पे नहीं लेटे रहना है, सीधा उठ जाना है, जाके आपको हो सके तो ठंडे पानी से चेहरा धोना है, फिर बेड पे वापस नहीं जाना है आपने, खाली नहीं बैठना, आइसोलेशन में नहीं बैठना, बाहर जाइए, अपनी बैल्कनी, छत या पार्क में जाइए, सुबह सुबह ही सनलाइट को महसूस कीजिए, थोड़ा वॉक करिए, वापस आइए, खाना खाएँ, थोड़ा लाइट खाना खाएँ, ब्रेकफास्ट, और फिर निकल जाएँ अपने काम के लिए। इस तरीके से आपकी मॉर्निंग होनी चाहिए। अलार्म को बार बार स्नूज ना करते रहें, रात को लेट नाइट तक फ़ोन ना चलाएं, पानी कम से कम 3 लीटर दिन में पिएं, और हो सके तो अलार्म क्लॉक आप एक नॉर्मल ख़रीद लें, मोबाइल के अलार्म से ना उठें, क्योंकि वहाँ बार बार स्नूज करना और फिर उठते ही मोबाइल चला लेने से एंग्जाइटी और कॉर्टिसोल बढ़ता है, कई रिसर्चेज में देखा गया ऐसा। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि थेरेपी के बिना ये सब को ठीक करना और इन सब चीज़ों को निकलना बाहर थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। आप लोगों को ट्राई करने के लिए मैं मना नहीं करूँगा, जो मैंने सलाह दी है उनको ट्राई करिए आप, लेकिन अक्सर मैं आपको कोई स्पेशलाइज्ड सलाह देने से हमेशा मना करता हूँ, या मना करता हूँ क्योंकि इसका एक रीज़न है। सलाह तो मैं आपको दे सकता हूँ, पर एक यूट्यूब वीडियो है, ये सारे लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। ओसीडी का ट्रीटमेंट, कार्डियोफोबिया का, हेल्थ एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही बड़ी स्कैम मानता हूँ मैं कि कोई आपको अगर बता रहा है तो। ऐसा है कि ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसको समझिए, सीखिए और इससे अपने ट्रीटमेंट की तरफ यानी कि थेरेपी की तरफ बढ़िए। इससे ही आप बच पाएंगे और आप आगे निकल पाएंगे। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने आप को ठीक रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, मेरी दी हुई सलाह को मानेंगे और प्रॉपर थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको मेरी मदद चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मांगिए, मेरी टीम का नंबर मैं आपको शेयर करूंगा, आप उनसे मिल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे से फिर 1-on-1 सेशन, जो मेरा ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, कोचिंग सेशंस, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। रेडियो ओसीडी आपके लिए बनाता रहूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए मैंने रेडियो ओसीडी शुरू किया है। सभी को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप यहाँ पे हैं और आप अपने लिए लड़ रहे हैं। बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप टिके हुए हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। नाउ लिव योर लाइफ विदाउट फियर्स एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।